हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। संविधान की इस क्लास में आज, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि तीन महत्वपूर्ण आयोग हैं, जो कि कल मैंने लास्ट में भाग 16 जिसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान था, उसमें मैंने 3 आयोग अनुच्छेद 338 के तहत आपका अनुसूचित जातियों के लिए आयोग बताया था, अनुच्छेद 338A के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की चर्चा की थी, और इसी क्रम में अनुच्छेद 338B में ओबीसी आयोग की चर्चा मैंने आपसे की थी। क्योंकि इनके अनुच्छेदों के माध्यम से मैंने वहाँ इनके प्रावधान बता दिए थे, लेकिन फिर मैंने आपसे ये कहा था कि आज इनके विषय में विस्तृत मैं आपको जानकारी दूंगा, और विभिन्न परीक्षाओं में अभी तक जो भी इनसे प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने शामिल कर लिया है, और आगामी परीक्षाओं में जो प्रश्न आपसे यहाँ से बन सकते हैं उनके संबंध में मैं आपसे आज विस्तृत चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे एनसीएससी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आपको याद रखना है एनसीएससी की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। कहने का मतलब अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तब आपको याद रखना है कि भाग 16 के तहत अनुच्छेद 338 में किया गया। भाग 16 के तहत अनुच्छेद 338 के तहत इसका प्रावधान किया गया। यानी एनसीएससी की संरचना की बात की जाए कि एनसीएससी में कौन शामिल होता है, यानी कि जो आपका अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, इसमें कितने सदस्य शामिल होते हैं। तो यदि आपसे डायरेक्ट सदस्य पूछ ले तब आपको याद रखना है कि इसमें कुल 5 सदस्य शामिल होते हैं। कुल कितने सदस्य? कुल 5 सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें आपका एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष शामिल होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। यदि आपसे कुल सदस्यों के बारे में पूछ लिया जाए तो 5 सदस्य इसमें हो जाएंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज इन तीनों आयोगों में याद रखिएगा कि इसमें लगभग सारी चीजें कॉमन है, लगभग सारी चीजें कॉमन है। कुछ कार्यों का डिफरेंस है, उसके संबंध में चर्चा करूंगा। बाकी संरचना वही है, नियुक्ति वही है, प्रतिवेदन किसको, मतलब हर चीज कॉमन मिलेगी आपको तीनों में। फिर इसके संबंध में नियुक्ति, जो आपके अध्यक्ष और सदस्य है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपको याद रखना है कि चाहे बात अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या अन्य 3 सदस्यों की जाए, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और सेवा शर्तें व कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि इनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, इनका कार्यकाल कितना होगा, इन सबका निर्धारण भी राष्ट्रपति करता है और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यदि कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, चाहे अध्यक्ष, चाहे उपाध्यक्ष या अन्य 3 सदस्यों के संबंध में आपसे बात की जाए तो इन सभी का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का होता है। और एक चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है कि अधिकतम 2 बार ये लोग नियुक्त हो सकते हैं, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष या सदस्य, अधिकतम 2 बार के लिए नियुक्त हो सकते हैं। 2 बार से अधिक ये नियुक्त नहीं हो सकते। और यह बात तीनों मामलों में, चाहे बात ओबीसी की हो, चाहे एसटी आयोग की हो और या ओबीसी आयोग की हो, तीनों मामले में यही प्रावधान लागू होते हैं। उसके बाद बात की जाए वर्तमान, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह करंट का विषय अभी बने हैं कुछ दिन पहले। जो आपके किशोर मकवाना इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो किशोर मकवाना है। कौन है? किशोर मकवाना। और इनके संबंध में याद रखिएगा क्योंकि ये करंट का मुद्दा है और ये अभी बनाए गए कुछ दिन पहले। फिर इसके कार्य के संबंध में, तो कार्य के संबंध में सीधी बात आपको ये याद रखनी है कि चूंकि यह अनुसूचित जातियों के संबंध में आयोग बनाया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह अनुसूचित जातियों के लिए चूंकि आयोग है, इसलिए यह किसकी बात करेगा, अनुसूचित जातियों के कल्याण की बात करेगा। तो इसका कार्य क्या होगा, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्य करना। तो उसी क्रम में इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य मैंने लिखे हैं, मैं आपको बताया दे रहा हूँ कि एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच एवं सुनवाई करना। इसका मुख्य कार्य क्या होगा कि यदि कोई ऐसा मामला इसके सामने आता है जिसमें अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया है, कोई उसके हितों का कोई उल्लंघन किया गया है, उस स्थिति में या उस मामले की जांच व पड़ताल करता है, सुनवाई करता है उस मामले की। उसके बाद शेड्यूल कास्ट के सामाजार्थिक यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के सामाजिक या आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण के समय सहभागिता निभाना एवं उचित परामर्श देना। जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार है आपके जो अनुसूचित जाति है इसकी सामाजिक या आर्थिक विकास से संबंधित कोई योजनाएं बनाती है, तो उसमें भी इसका कार्य होता है कि यह अपना परामर्श दे। और मेन बात इसकी यही याद रखिएगा कि यह ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए यह कार्य करता है। और यदि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कहीं से परेशान किया जाता है या किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, तो उन मामलों की जांच करने का भी अधिकार इसके एक प्रमुख कार्य के रूप में आता है। फिर प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है, रिपोर्ट। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो आपको याद रखना है कि यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। रिपोर्ट
वार्षिक रिपोर्ट होती है जो यह राष्ट्रपति को सौंपता है, और यह बात भी तीनों में कॉमन हो जाएगी। फिर बात है शक्तियों की जाए तो शक्तियों के संबंध में याद क्या रखना है हमको कि भारतीय संघ के किसी भी क्षेत्र में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ यह सम्मन जारी कर सकता है। सम्मन का मतलब बुलावा, उसको बुला सकता है, अपने समक्ष हाजिर करवा सकता है, और साथ ही साथ साक्ष्य ग्रहण करता है, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों की परीक्षा के लिए सम्मन जारी करता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को प्रताड़ित करता है तो यह उसके विरुद्ध सम्मन जारी कर सकता है। जो उसके गवाह होंगे, इस मामले के गवाह होंगे, उनको अपने यहाँ बुला सकता है, साक्ष्य को ग्रहण कर सकता है। ये समस्त शक्तियां किसके पास होती हैं? आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास होती है, और इसका जिक्र अनुच्छेद 338 के तहत किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी एक संरचना याद रखिएगा, कार्यकाल याद रखिएगा। ये सब बहुत आसान चीजें हैं, चूंकि तीनों में कॉमन है तो आपको बहुत आसानी से याद भी रहेंगे। और इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखिएगा कि एनसीएससी के वर्तमान अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना जी हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा एनसीएसटी की, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कहने का मतलब अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, और इसका जिक्र अनुच्छेद 338A में किया गया। जो आपका एनसीएसटी है इसका जिक्र अनुच्छेद 338A में किया गया है, और कल मैंने आपको बताया था कि इसका प्रावधान 89वें संविधान संशोधन 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है कि इसका प्रावधान 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसका प्रावधान किया गया, और यह 2004 से अस्तित्व में आया। जो आपका एनसीएसटी है यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग जो है, यह कब अस्तित्व में आया था? तो 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 2004 में अस्तित्व में आया था। संरचना के संबंध में वही बात याद रखनी कि एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे। नियुक्ति के संबंध में वही बात याद रखनी कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होगी, सेवा शर्तें व कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। तो कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का, उधर भी 3 वर्ष था, 3 वर्ष का कार्यकाल होगा और 2 बार से अधिक नहीं होगा, यानी कि 2 बार के कार्यकाल के लिए ये भी चुने जाएंगे। वर्तमान अध्यक्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है अनंत सिंह आर्य। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? अनंत सिंह आर्य। अनंत सिंह आर्य से पहले लगभग 7 या 8 महीने तक यह पद रिक्त रहा है। इसलिए यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि अभी मार्च 2024 में ही जो आपके अनंत सिंह आर्य है, इनको आपका जो एनसीएसटी आयोग है, मतलब जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, इसका अध्यक्ष बनाया गया। इनसे पूर्व में हर्ष चौहान थे, और हर्ष चौहान ने जुलाई 2023 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, और उसके बाद से यह 8 महीने तक, 7 या 8 महीने लगभग यह पद खाली रहा है। और अब वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अनंत सिंह आर्य बने हैं। कौन बने? अनंत सिंह आर्य। ये बात आपको याद रखनी है। बल्कि तीनों के अध्यक्ष आपको याद रखने हैं कि आपका जो एनसीएससी था इसके अध्यक्ष किशोर मकवाना है वर्तमान में। एनसीएसटी यानी कि जो आपका अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग है, इसके वर्तमान अध्यक्ष अनंत सिंह आर्य हैं। अगर बात कार्य की जाए तो सेम एज एनसीएससी मैंने यहाँ पे लिखा है कि एनसीएससी के समान, यानी कि जो आपके कार्य मैंने यहाँ बताए हैं, एससी के हितों का उल्लंघन, तो इसमें आपको याद रखना एसटी के हितों का उल्लंघन। यदि कोई व्यक्ति किसी एसटी समुदाय, जो आपका अनुसूचित जनजाति समुदाय का व्यक्ति है, यदि उसको कोई व्यक्ति प्रताड़ित करता है, उस स्थिति में अगर ऐसे मामले जब सामने आएंगे तो उसकी जांच करना, सुनवाई करना, यह सारा कार्य इसका होगा। तो जो कार्य यहाँ एससी के लिए मैंने बताए थे, वही कार्य यहाँ एसटी के लिए हो जाएंगे। अच्छा, इसके कुछ अन्य कार्य भी निर्धारित किए गए हैं, तो ये आपके लिए जानना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया। 2005 में राष्ट्रपति ने एसटी की सुरक्षा, कल्याण तथा विकास और उन्नति के लिए आयोग के कुछ अन्य कार्य निर्धारित किए। तो वही बात यहाँ भी सामने आ गई कि जो आपका एनसीएसटी है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, तो इसके 2005 में राष्ट्रपति ने कुछ अन्य कार्य निर्धारित किए, और वो कार्य भी कैसे हैं? जो आपका अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, इसी के लिए कुछ कार्य निर्धारित किए गए। निर्धारित किसने किए हैं? राष्ट्रपति ने निर्धारित किए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि इसकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। तो जो अन्य कार्य इसके हैं, वन क्षेत्र में रह रही एसटी कम्युनिटी को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार का उपाय। यदि जो वनों में जो आपकी अनुसूचित जनजातियां रह रही हैं, यदि उनके वहां वन उपज पर स्वामित्व पे कोई प्रभाव, कोई दूसरा व्यक्ति प्रभाव डाल रहा है, उसको कोई प्रभावित कर रहा है, तो उस मामले में भी स्वामित्व के अधिकार का उपाय,
कहने का मतलब यही है कि यदि उसको कोई प्रभावित कर रहा है तो उस मामले पर भी यह निर्णय लेगा और उससे संबंधित कुछ उपाय करेगा। कौन? आपका NCST, जो आपका अनुसूचित जनजाति आयोग है। फिर दूसरा मैंने लिखा है एसटी के खनिज तथा जल संसाधनों आदि पर अधिकार सुरक्षित रखने संबंधी उपाय। जो जनजातियां जंगलों में रह रही है, जो जातियां जंगलों में रह रही है, उनके खनिज तथा जल संसाधनों, खनिज पदार्थों तथा जल संसाधनों पर जो उनका अधिकार है, यदि उसको कोई प्रभावित कर रहा है तो उस मामले पर भी उपाय करना इनका कार्य होगा। किसका कार्य होगा? आपका अनुसूचित जनजाति आयोग का। प्रतिवेदन के संबंध में क्या याद रखना है? वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता। तो वही बात हो गई कि इसका प्रतिवेदन या अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा और वार्षिक रिपोर्ट सौंपेगा। और वही बात NCSC में भी थी। फिर शक्तियां सेम है NCSC। जो शक्तियां मैंने यहाँ बताई कि सम्मन जारी करना, हाजिर कराना, साक्ष्य इकट्ठा करना, यही समस्त शक्तियां आपके इस अनुसूचित जनजातियों के संबंध में इस अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग को प्राप्त होंगी। मेरे हिसाब से आप दोनों को बहुत आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग या आपका OBC आयोग, इन तीनों का जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी संरचना है, जितने प्रावधान है लगभग एक जैसे हैं, इसलिए आपको इनको याद करने में भी परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपसे बात करूंगा OBC आयोग की। तो इसका प्रावधान जो आपका NCST था, इसका प्रावधान अनुच्छेद 338A में था और 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसका प्रावधान किया गया था। उसी क्रम में आपको याद रखना है कि जो OBC आयोग है, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 338B में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 338B में। और इसको 102वें संशोधन 2018 द्वारा प्रावधान किया गया। जो आपका OBC आयोग है, इसका प्रावधान 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा अनुच्छेद 338B में किया गया है। जबकि जो आपका NCST था, यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग था, इसका प्रावधान 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 338A के तहत किया गया था। इन दोनों संशोधनों को भी आपको याद रखना है। संरचना में वही बात आ जाएगी, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, यानी कि तीनों जो आपके आयोग है 5 सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। नियुक्ति में भी वही बात है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। सेवा शर्तें व कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित होगा। कार्यकाल इसका कितना होगा? 3 वर्ष, 2 बार से अधिक नहीं होगा। तो वही सेम बात है। ये जो है आपके लिए जरूरी है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। OBC आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो है हंसराम गंगाराम अहीर। आपको याद रखना है कि मैंने आपको इसमें बताया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग जो है उसके अध्यक्ष किशोर मकवाना है, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अनंत सिंह आर्य है, और OBC आयोग यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? हंसराम गंगाराम अहीर। इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, उसके संबंध में आपको बताया दे रहा हूँ। सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के अनुसंधान एवं अनुश्रवण एवं कार्य संचालन का मूल्यांकन करना। बात वही है। अगर इसको साधारण शब्दों में मैं आपको समझा दूं तो बात इसमें ये है कि जो आपका बैकवर्ड क्लासेज है, जो पिछड़े वर्ग है, खासकर सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसे वर्ग के व्यक्तियों को अधिक से अधिक उनका कल्याण करना, उनके हितों का संरक्षण करना, उनके मामलों पर सुनवाई करना, ये सारे कार्य आपके OBC आयोग के हैं। वही बात देखो मैंने लिखी कि उपरोक्त मामलों में शिकायतों की जांच करना। यदि किसी सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्ति के खिलाफ कोई मतलब ऐसा कार्य होता है जो उसके हितों का उल्लंघन कर रहा है, उस स्थिति में यदि ऐसी शिकायतें आती हैं तो उन मामलों की जांच करना भी इसका एक OBC आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। फिर OBC की सुरक्षा, कल्याण तथा विकास संबंधी कार्य करना। ये बात मैंने भी आपको पहले बताई है कि जो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग होगा यह OBC के कल्याण की बात करेगा। इसके लिए कार्य करेगा कि OBC को कैसे सुरक्षा दी जाए, कैसे उनका कल्याण किया जाए, कैसे उनका आर्थिक विकास किया जाए, इन सब संबंधों में यह कार्य करेगा। और प्रतिवेदन, वही बात आ गई रिपोर्ट। तो वार्षिक रिपोर्ट है किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। तीनों में सेम है कि रिपोर्ट है, तीनों किसको सौंपेंगे? अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे। शक्तियां सेम है NCSC, यानी कि जो शक्तियां इसको NCSC को यानी कि अनुसूचित जाति आयोग को, जो शक्तियां अनुसूचित जनजाति आयोग को प्राप्त है, सेम वही शक्तियां OBC आयोग को भी प्राप्त है। वही बात, सम्मन जारी कर सकता है किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध। यदि कोई शैक्षणिक या सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्य करता है, उसको प्रताड़ित करता है, इस स्थिति में भारतीय संघ के किसी भी क्षेत्र में उस व्यक्ति के विरुद्ध या OBC आयोग सम्मन जारी कर सकता है, उसको हाजिर करा सकता है, साक्ष्य ग्रहण कर सकता है और साक्ष्यों दस्तावेजों की परीक्षा के लिए भी सम्मन जारी कर सकता है। तो वही कार्य इसके होंगे।
फिर एक बात मैंने यहाँ पे नोट में लिखी और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि एक संविधान संशोधन है 105वां संशोधन। 105वां संशोधन जो कि 2021 में आया था, इसके तहत राज्यों को इस बात का अधिकार दिया गया कि वह ओबीसी वर्ग में जातियों का निर्धारण कर सकते हैं। आपको याद रखना है 105वां संविधान संशोधन जो 2021 में आया था, इसके तहत राज्यों को इस बात का अधिकार दे दिया गया कि ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास में किन जातियों को शामिल करना है। राज्य को अधिकार दे दिया गया कि राज्य इस मामले पर निर्णय ले सकते हैं और वह ओबीसी आयोग से इस मामले पर परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से इन तीनों आयोगों को आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे, खासकर इनके अध्यक्ष को याद रखना, क्योंकि संरचना तो बाकी सारे प्रावधान लगभग सेम है। मेन यही है कि इसके अध्यक्ष जो आपका एनसीएससी है, अनुसूचित जातियों के लिए जो आयोग है किशोर मकवाना है, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आयोग है उसके अध्यक्ष अनंत सिंह आर्य है और ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर हैं। तो मेरे हिसाब से आप इन सबको याद रख सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपनी हिंदी की तैयारी मजबूत करने के लिए आप मेरी हिंदी की क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं और शार्ट वीडियोस के माध्यम से जो संविधान संशोधन की श्रृंखला चल रही है वहां जाकर आप महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को एक एक करके बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, जो लगभग 1-2 दिन में मैं समाप्त कर दूंगा। फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।